ठीक है, तो आज अपन देखते हैं इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 क्या कह रहा है? चैप्टर 4 संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया है। अब संरक्षित क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले अभ्यारण्य आते हैं, अभ्यारण्य आता है, और एक आता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय क्या आता है? उपवन। उपवन। दो चीजें मेन है, लेकिन दो चीजें और भी आएगी अंदर। पहले दो चीजें मेन है। तो सबसे पहले अभ्यारण्य क्या, जो अभ्यारण्य है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 35 तक, नहीं सॉरी, सेक्शन 18 से लेके इसमें दिया हुआ है 34 तक, 18 से लेके 34 तक अभ्यारण्य से संबंधित चैप्टर है। ठीक है, तो सेक्शन 18 कह रहा है कि अभ्यारण्य की घोषणा करना। इसको ध्यान से सुनना है। 18 में तो क्या है? अभ्यारण्य की घोषणा कर रहा है, और इसमें 26A में क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में घोषणा कर रहा है। 18 और 26A दोनों साथ पढ़ने अपने को। ठीक है, तो 18 क्या कह रहा है कि अभ्यारण्य की घोषणा कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार अभ्यारण्य की घोषणा कर सकती है। किसको करेगी? इसको देखो कि आरक्षित वन में समाविष्ट किसी क्षेत्र से भी, यानी आरक्षित वन या राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, आरक्षित वन और राज्य क्षेत्रीय सागर खंड के अलावा दो चीजों को छोड़ के, किसको छोड़ना है? कि रिजर्व फॉरेस्ट आ गया। कहां पे था आरक्षित वन? 25B में, या 30A को छोड़ के, ऐसे याद कर लो। 25B और 30A के छोड़ के किसी क्षेत्र को राज्य सरकार क्या कर सकती है? आरक्षित वन अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। क्यों घोषित कर सकती है? उसे लगता है कि वो क्षेत्र वन्य जीव, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन या जो प्राणी जगत के लिए लाभदायक है, सभी के लिए, वन्य जीवों के लिए, प्राणी जगत के लिए, वनस्पति के लिए, भूत प्राणी विज्ञान के लिए, सबके लिए, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए उस क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया जाना सबके लिए हित के लिए है। तो वहां पे राज्य सरकार उस क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। किसको नहीं करेगी? आरक्षित वन को और राज्य क्षेत्रीय सागर खंड के अलावा किसी भी क्षेत्र को वो क्या कर सकती है? अभ्यारण्य के रूप में राज्य सरकार घोषणा कर सकती है। ठीक है, तो वहां जहां घोषणा करती है तो उस क्षेत्र की सीमाएं भी राज्य सरकार स्पेसिफाइक रूप से बताती है कि इस जगह से लेके इस जगह तक के क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया जा रहा है। ठीक है, समझ आया? दो चीजों के अलावा किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार के अभ्यारण्य घोषित कर सकती है, अगर वो प्राणी जगत के लिए या वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए लाभदायक है। तो अब अभ्यारण्य घोषणा करती है राज्य सरकार 18 में, तो वो 18 के सब क्लोज 2 में ये बताएगी, वो सीमाएं निर्धारित कर देगी कि इस सीमा से लेके इस सीमा तक या इस रेखा से लेके यहाँ तक का क्या क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया जा रहा है। स्पष्टीकरण बताया इसमें सेक्शन 18 में, क्या जहाँ वो अभ्यारण्य घोषित करती है तो उस क्षेत्र में आने वाली सड़कें, नदियाँ, टीले, यह सब क्या उस सीमाओं, मतलब वो सब बताएगी कि इस सड़क से लेके इस टीले से हर चीज को सरलता से जान सके। जैसे गोचर लैंड है बीकानेर में, तो गोचर लैंड में जो खाते होते हैं या जो खतौनी होती है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, खाता भैया जो भी होती है, उसमें लिखा होता है कि स्पेसिफाइड रूप से इस जगह से लेके इतने तक की लैंड क्या है? गोचर लैंड है। ऐसे ही अभ्यारण्य घोषित करते हैं तो राज्य सरकार बताती है कि ये सड़क, इस सड़क से इस टीले को, इस नदी को, इस भाग को अभ्यारण्य में शामिल किया जा रहा है, जिसको सरलता से जाना जा सके। ठीक है, तो सेक्शन 18 में तो क्या हो गया? अभ्यारण्य घोषित हुआ।
अब अभ्यारण्य की सुरक्षा, अभ्यारण्य घोषित कर दिया तो 18A कह रहा है अभ्यारण्य की सुरक्षा की जाएगी। सुरक्षा से संबंधित प्रावधान कहाँ पे दिए गए हैं? सेक्शन 27 से लेके 33A तक, यानी सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 33A तक दोनों धाराएं, मतलब उनकी सुरक्षा से संबंधित सारे प्रोविजन कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। फिर आता है कि अगर अब किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया है राज्य सरकार ने, इसमें ही है 18A में कि अगर किसी 18A का दूसरा पॉइंट कि अगर किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर दिया और अभ्यारण्य घोषित करने से अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, तो उसके संबंध में सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 24 तक उनके अधिकारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। सिर्फ इतना याद करना, हेडिंग याद करनी है कि 18A में क्या है? अभ्यारण्य की सुरक्षा से संबंधित। अब सुरक्षा कौन करेगा? 18B में कलेक्टर की 18B में कलेक्टर की अपॉइंटमेंट हो रही है, कलेक्टर की नियुक्ति हो रही है। ठीक है, अब कब नियुक्त किया जाएगा? 1991 में ये संशोधन हुआ और संशोधन होने की तारीख से क्या है? 2002 ने, ये 2002 में 18B जो जुड़ा है वो A और B जो जुड़ा है 2002 में जुड़ा है। ठीक है, 17A से लेके H तक तो 1991 में जुड़े थे। 18A और 18B जो प्रोविजन है 2002 के अमेंडमेंट से जुड़े। ठीक है, तो 18B में कहा कि अमेंडमेंट होने के बाद की दिनांक से 90 दिन के भीतर, या सेक्शन 18 में किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर दिया उस दिनांक से 30 दिन के भीतर अगर किसी व्यक्ति के अधिकार हनन हो रहे हैं अभ्यारण्य घोषित से, उस व्यक्ति के अधिकारों की, उनकी प्रकृति की जांच करने के लिए, मतलब क्या, उसका निपटारा करने के लिए कौन नियुक्त किया जाएगा? एक कलेक्टर नियुक्त किया जाएगा और कार्य कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कि उप कलेक्टर से नीचे की पंक्ति का, सब कलेक्टर से नीचे की पंक्ति का नहीं हो। कोई जरूरी नहीं वो कलेक्टर ही हो, वो सब कलेक्टर से पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है 18B में। तो तारीख याद, टाइम पीरियड ध्यान रखना है कि 2002 में अमेंडमेंट होके जुड़े 18A और B। संशोधन की तारीख से 90 दिन या अभ्यारण्य जिस दिन को घोषित किया उस तारीख से 30 दिन के भीतर किसी अधिकारी को अपॉइंट किया जाएगा। 18 में अभ्यारण्य घोषणा हो रही है, 18A में अभ्यारण्य की सुरक्षा है, कौन करेगा सुरक्षा? 18B में आ गया कलेक्टर ने सुरक्षा करेगा। फिर 19 क्या कह रहा है कि अब कलेक्टर द्वारा अधिकारों का अवधारण किया कि मान लो किसी क्षेत्र को 18 में अभ्यारण्य घोषित कर दिया, तो उस क्षेत्र में आने वाले जो व्यक्ति थे, उस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अगर किसी का खेत आ रहा है, किसी का निवास स्थान आ रहा है, तो उनके जो अधिकार है, उनकी अधिकारों की प्रकृति क्या है, मतलब सबकी जांच करेगा। अवधारण कौन कर जांच करेगा और अवधारण कौन करेगा? जो 18B में अपन ने जो कलेक्टर नियुक्त हुआ है वो जांच करेगा और अधिकारों का अवधारण करेगा। समझ आया? 18A में क्या है? सुरक्षा। 18B में कलेक्टर अपॉइंट हो रहा है। 19 में क्या है? कलेक्टर अब अधिकारों का अवधारण कर रहा है कि भाई हाँ, इसके अधिकार हनन हुए कि नहीं हुए, वास्तव में ये भूमि इसके इतने काम की थी या नहीं थी, वो सब अधिकारों का अवधारण करेगा, जांच करेगा और अवधारण करेगा। 19 में कौन करेगा? कलेक्टर करेगा, जो 18B में नियुक्त हुआ है। फिर आ रहा है अधिकारों के प्रोद्भवन का वर्जन। 19 में अधिकारों का अवधारण हो गया, तो 20 में कह रहा है कि अगर किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य 18 में घोषित किया हुआ है तो उस क्षेत्र को फिर आगे ट्रांसफर नहीं होगा। मान लो कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, उसको राज्य सरकार ने अभ्यारण्य घोषित कर दी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्र अभ्यारण्य है, तो उस लैंड को फिर चाहे वो किसी भी व्यक्ति की हो, वो उसको आगे ट्रांसफर नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, किसी भी प्रकार अंतरित नहीं करेगा, सिवाय वसीयत द्वारा या उत्तराधिकार द्वारा। अगर उसने वसीयत कर दी पहले ही तो वसीयत द्वारा वो ट्रांसफर होगी,
या निर्वसित ही चला गया तो उसके उत्तराधिकार में वो प्रॉपर्टी अंतरित होगी। तो याद रखना है कि वैसे तो क्या है, अगर कोई अभयारण्य क्षेत्र घोषित हो गया तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जाए, लेकिन अगर वसीयत या उत्तराधिकार है, निर्वसित ही चला गया तो उत्तराधिकार द्वारा वो प्रॉपर्टी अंतरित होगी। अपवाद है दो, वसीयत या उत्तराधिकार। ठीक है, तो 18 में तो क्या था, अभयारण्य। 18A में क्या है, उसको सुरक्षित रखना है। 18B में कौन करेगा, कलेक्टर करेगा सुरक्षा। कलेक्टर आ गया तो 19 में क्या है, अधिकारों का अवधारण करेगा। 19 में 20 में अधिकारों का अवधारण हो गया तो उसको अंतरित नहीं किया जाएगा 20 में। अब आता है 21, कलेक्टर द्वारा उद्घोषणा। अंतरित नहीं करना तो कलेक्टर घोषणा करेगा, उद्घोषणा करेगा कि भाई 18 में राज्य सरकार ने किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया, तो जिस दिन राज्य सरकार ने अधिसूचना निकाली, यहाँ कहाँ पे अधिसूचना निकाली, सेक्शन 18 में, कि इस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया जा रहा है, उसकी अधिसूचना निकाल दी। अधिसूचना निकालने की तारीख से 60 दिन के भीतर कलेक्टर ये क्या है, उद्घोषणा करेगा प्रादेशिक भाषा में कि भी इस क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों की भूमि आ रही है, उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उद्घोषणा कर देगा कि इस क्षेत्र, राज्य सरकार ने अधिसूचना निकाल दी, इस क्षेत्र तक क्या है, अभयारण्य घोषित कर दिया, राज्य सरकार ने निकाल दी। तो जब राज्य सरकार ने अधिसूचना निकाली, उस तारीख से 60 दिन के भीतर कलेक्टर को प्रादेशिक भाषा में उद्घोषणा करनी है। राज्य सरकार ने क्या निकाली, अधिसूचना 18 में। अधिसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर कलेक्टर को क्या करनी है, उद्घोषणा करनी है। ठीक है, उद्घोषणा करनी है प्रादेशिक भाषा में कि भाई ये क्षेत्र क्या है, आरक्षित अभयारण्य घोषित किया जा रहा है। कलेक्टर ने कर दी घोषणा, उद्घोषणा कर दी 60 दिन के भीतर। अधिसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर कलेक्टर ने क्या, उद्घोषणा कर दी। अब कलेक्टर की उद्घोषणा हो गई, उस तारीख से 2 माह के भीतर, वहां 60 दिन याद रखना है, और नीचे अब कलेक्टर की उद्घोषणा हो गई, उद्घोषणा करने की तारीख से 2 माह के भीतर जो व्यक्ति अभयारण्य घोषित करने से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, तो वो 2 महीने के भीतर कलेक्टर से अपना दावा करेंगे कि भाई ये भूमि हमारी थी, हमारे ये अधिकार हनन हो रहे हैं, या हमें इसके लिए कोई प्रतिकर चाहिए, मुआवजा चाहिए, तो वो 2 महीने के भीतर कलेक्टर से आवेदन करेंगे। आवेदन में सब बातें लिखी होगी कि ये उनका अधिकार है, ये उनकी भूमि है, ये इसका प्रतिकर बनता है, ये इससे मैं इतना लाभ कमा सकता हूँ। मतलब वो आवेदन 2 माह के भीतर करना होगा। तो समझ आया। 18 में क्या करता है राज्य सरकार क्या करती है, अधिसूचना निकालती है। 21 में क्या करता है, कलेक्टर अधिसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर उद्घोषणा करेगा कि भाई ये क्षेत्र प्रादेशिक भाषा में करेगा, जो वहाँ के लोगों को समझ में आ सके, जो वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें करेगा। 60 दिन के भीतर, 60 दिन में कर दी उद्घोषणा, तो उसकी तारीख से 2 महीना के भीतर जो व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, जो दावेदार हैं, वो अपना आवेदन करेंगे कि भाई हमारी ये भूमि थी, हमारा ये अधिकार हनन हुआ है, हमें इसके लिए इतना प्रतिकर चाहिए, तो वो सारी घोषणा कर देंगे। ठीक है, अब 21 में व्यक्ति ने आवेदन कर दिया कि मेरा ये अधिकार था, जो प्रभावित हो रहे हैं, आवेदन आ गए, तो कलेक्टर क्या करेगा, फिर उसकी जांच करेगा। कहाँ पे करेगा, 22 में करेगा। बस इतना याद रखना है। 22 में क्या करता है, कलेक्टर जांच करता है। 23 सेक्शन 23 जांच करने के समय कलेक्टर की क्या पावर है, कलेक्टर की क्या शक्तियां हैं। तो सिविल न्यायालय की सारी शक्तियां कलेक्टर में होती है। वो किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है, उसकी सर्वेक्षण कर सकता है, उसका सीमांकन कर सकता है, नक्शा तैयार कर सकता है, नमूना ले सकता है,
या या तो स्वयं कर सकता है या किसी अधिकारी को ऑथराइज कर सकता है। यानी सिविल न्यायालय की सारी पावर आती है 23 में, सेक्शन 23 में। 23 में आ गई तो 24 थोड़ा बड़ा है, उसको मैं पहले एक और दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। सेक्शन 18 में क्या करता है, अभ्यारण्य की अधिसूचना आती है। कौन करता है, राज्य सरकार करती है। 18A में क्या करता है, सुरक्षा। 18B कलेक्टर की नियुक्ति हो रही है। 19 अधिकारों का अवधारण करेगा। 20 अंतरित नहीं किया जाएगा, उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। 21 में क्या कह रहे हैं, उद्घोषणा, कलेक्टर द्वारा उद्घोषणा की जा रही है। 22 उद्घोषणा हो गई तो 22 में जांच की जाएगी, कलेक्टर द्वारा जांच की जाएगी। दावेदारों के जो दावे आते हैं उनकी जांच कहाँ करेगा, सेक्शन 22 में। फिर आता है सेक्शन 23 कह रहा है सेक्शन कि कलेक्टर की क्या पावर होगी, उसकी शक्तियां क्या होगी। तो सिविल न्यायालय की शक्तियां उसमें सारी होगी कि वो किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है, नमूना ले सकता है, सर्वेक्षण कर सकता है, या वहां पर क्या नक्शा तैयार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सिविल न्यायालय की सारी पावर कलेक्टर में होती है। अब आता है सेक्शन 24 कि अधिकारों का अर्जन। सेक्शन 19 में जहां वो अधिकारों का अवधारण कर रहा है, कलेक्टर अधिकारों का अवधारण कैसे करता है, पहले जांच करता है। वहां पर भी कोई भी व्यक्ति कहता है कि मेरी भूमि या मेरा जो क्षेत्र था वो अभ्यारण्य की सीमाओं में भीतर आ गया, तो वो क्या करता है, कलेक्टर को कहता है, तो कलेक्टर उसकी जांच करता है और अवधारण करता है। अब आता है सेक्शन 24 कि अधिकारों का अर्जन। 19 में क्या है, किसी व्यक्ति ने क्या है, दावा किया कि भाई मेरे ये भूमि है, क्षेत्र है, आ गया अभ्यारण्य के क्षेत्र में। तो अब दावे को कलेक्टर क्या कर सकता है, या तो मंजूर कर सकता है या नामंजूर कर सकता है। अब जांच करता है, जांच करने के बाद ही तो अवधारण करता है। अवधारण कहाँ, 19 में। अब है यहाँ अधिकारों का अर्जन, 2 शब्द याद रखने हैं, वहां अधिकारों का अवधारण हो रहा है 19 में। 24 में अधिकारों का अर्जन कि दावा किया 19 में, फिर नया कलेक्टर क्या उसको या तो मंजूर कर देगा या उसको क्या कर देगा, नामंजूर भी कर सकता है। तो जहां पर वो मंजूर करता है दावे को, या तो पूरे संपूर्ण दावे या दावे के किसी भाग को मंजूर करता है, तब क्या करता है, तो फर्स्ट तीन उसके पास ऑप्शन रहते हैं कि मतलब उसने दावेदार के दावे को पूरा या उसके किसी भाग को एक्सेप्ट कर लिया सुनने के लिए, तो फिर वो उसको क्या क्या रिलीफ देगा। पहला रिलीफ ये कहेगा कि वो कह देगा कि आपकी भूमि को अपवर्जित किया जाता है अभ्यारण्य से। ये उसकी पावर है, किसकी, कलेक्टर की। दावों का उदाहरण हुआ 19 में। अधिकारों का अर्जन यानी जो दावा 19 में किया गया था उसको सुनते समय कलेक्टर क्या करेगा, या तो दावे को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। जहां उसने दावे को या दावे के भाग को स्वीकार किया है, वहां कलेक्टर के पास ये 3 चीजें की शक्ति है कि वो अगर दावे को, संपूर्ण दावे उसके भाग को स्वीकार कर लिया, तो वो दावेदार को कह सकता है कि हाँ आपकी भूमि अभ्यारण्य के क्षेत्र से अपवर्जित की जाती है। पहला यानी उसकी भूमि को बाहर कर देंगे। दूसरा कि जहां पर दावेदार या उसकी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हो गया है, करार हो गया है कि भाई सरकार कहती है कि हम आपकी भूमि ले लेंगे, आप हमसे इतना पैसा या पर्टिकुलर मुआवजा ले लेना। तो ऐसे एग्रीमेंट के फलस्वरूप वहां पे ये जो प्रोसीजर होगी, यानी जो दावेदार की भूमि अभ्यारण्य में जाएगी तो उसके लिए उसको क्या है, पर्टिकुलर मुआवजा दिया जाएगा। वो मुआवजा कैसे दिया जाएगा, भूमि अर्जन अधिनियम, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत दिया जाएगा, जो 1854 में। याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद करना है, पहले में उसकी भूमि अपवर्जित की जा सकती, दूसरे में अगर उसकी भूमि ली जा रही है तो उसको मुआवजा भी दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि कलेक्टर को ये भी पावर है कि वो जिस व्यक्ति ने दावा किया है वो उसके या
मुख्य वन्य जीव संरक्षक के परामर्श से, CWLW के परामर्श से कलेक्टर उस दावेदार को उसी भूमि के भीतर निवास करने या रहने की अनुमति दे सकता है। 3 चीजें आएगी। दावा स्वीकार कर लिया, या तो कह देगा आपकी अपनी भूमि आपको अपवर्जित कर दी जाती, या वो कह देगा कि आप अपनी भूमि हमें दे दो, इसके लिए पर्टिकुलर मुआवजा आप ले लो लैंड वेकेशन एक्ट के तहत। या वो क्या, CWLW मुख्य वन्य जीव संरक्षक के से परामर्श करके कलेक्टर उस दावेदार को उसी क्षेत्र के भीतर निवास करने या रहने देने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, तो अब कहाँ पे आ गए अपन 24 में। सेक्शन 24 क्या था, अधिकारों का अर्जन हो गया कि या तो अपनी भूमि रख लो आप, मंजूर किया दावा, या पट्टी कर ले लो, या उसी स्थान पे कलेक्टर उसे निवास करने की अनुमति दे सकता है। अब जो अर्जन की कार्रवाइयां होगी वो कैसे होगी कि मान लो सेक्शन जो 24 है, 24 का सब क्लोज 2 का सब क्लोज दूसरा यही था ना कि अगर आप दावेदार या राज्य सरकार के बीच में कोई एग्रीमेंट करार होया हुआ है कि भूमि रख लो और इसके लिए मुआवजा दे दो, तो जो मुआवजा देने वाली कार्रवाई होगा, लैंड अर्जन एक्विजिशन की जा रही है और उसके लिए जो मुआवजा देने वाली कार्रवाई है वो सेक्शन 25 में बताई है। सिर्फ इतना याद करना है, इसमें जो सेक्शंस बताए हैं वो याद नहीं करने। ये भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के बताए हुए हैं जो सेक्शन, ये सेक्शन 9 वाले, सेक्शन 18 के कुछ भी नहीं है पढ़ना। सिर्फ इतना याद करना है अपने को कि अगर दावेदार और सरकार के बीच में कोई एग्रीमेंट है और भूमि अधिग्रहण की जा रही है, इसके लिए मुआवजा दिया जाना है, तो वो कैसे किया जाएगा, भूमि अर्जन अधिनियम के तहत किया जाएगा। इतना याद करना। फिर है 25A कि अर्जन की जो कार्रवाइयां हैं वो कौन से समय के भीतर की जाएगी, कितने समय के भीतर की जाएगी। यानी किसी की भूमि को अर्जित किया जा रहा है और उसके लिए उसको पर्टिकुलर भी दिया, मुआवजा भी दिया जा रहा है, तो वो सेक्शन 18 जहां अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी होती है, जहां अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी हो रही है, उस तारीख से 2 वर्ष के भीतर उसको एक्विजिशन या भूमि अर्जन वाली कार्रवाइयां पूरी करनी होती है। ठीक है, तो 25A तक। फिर आता है कलेक्टर अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन भी कर सकता है। यानी सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 25 तक जो अर्जन की कार्रवाइयां हुई या जो क्या है अधिकारों का अंतरण हुआ या जो कलेक्टर की पावर थी वो उसको क्या है प्रत्यायोजित भी कर सकता है, किसी भी अधिकारी को दी जा सकती है। कौन दे सकता है, राज्य सरकार दे सकती है। कि कलेक्टर की जो पावर सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 25 तक जो कलेक्टर काम कर रहा है वो सारे के सारे काम राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश से किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकती है। अब आता है 26A। मैंने कहा सेक्शन 18 और 26A दोनों को साथ पढ़ने हैं। 18 में तो क्या 2 क्षेत्र कौन से छोड़े थे अपन ने, आरक्षित वन और सागर खंड, राज्य क्षेत्रीय सागर खंड के अलावा किसी क्षेत्र को घोषित कर सकती है अभ्यारण्य। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ कि राज्य सरकार अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर, इसका सेकंड पॉइंट पढ़ना है कि किसी क्षेत्र को भी अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। कौन से क्षेत्र, जो आरक्षित वन का या राज्य क्षेत्रीय सागर खंड के किसी क्षेत्र का, वहां तो इन 2 के अलावा किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया जा रहा था। यहाँ पे किसी क्षेत्र, कौन से क्षेत्र है ये आरक्षित वन के किसी क्षेत्र को या राज्य क्षेत्रीय सागर खंड के किसी क्षेत्र को, अगर राज्य सरकार को लगता है कि ये जो पार्ट है आरक्षित वन का, ये जो क्षेत्र है या राज्य क्षेत्रीय सागर खंड का ये जो क्षेत्र है ये वन्य जीवों के लिए लाभदायक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए या
प्राणी जात के लिए लाभदायक है, तो वो उस क्षेत्र को भी अभ्यारण्य के रूप में राज्य सरकार घोषणा कर सकती है। तो इसीलिए इसको 26A है। सेक्शन 18 में तो 2 चीजें छोड़ी थी। 26A में उन्हीं 2 चीजों में से, आरक्षित वन और राज्य क्षेत्रीय सागर खंड में से ही इन्हीं 2 चीजों की किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में उस क्षेत्र को घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो जहां राज्य क्षेत्रीय सागर खंड को कोई भाग अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया जाता है, तो वहां राज्य सरकार को केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होती है, क्योंकि राज्य क्षेत्रीय जो सागर खंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। इसलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट राज्य क्षेत्रीय सागर खंड के किसी क्षेत्र को अगर अभ्यारण्य घोषित करना चाहती है तो उससे पहले क्या है, केंद्रीय सरकार की परमिशन लेनी होगी। ठीक है, परंतु इतना नहीं है, इसमें यह कह रहा है, परंतु एक ये पढ़ लो कि अगर किसी राज्य क्षेत्रीय सागर खंड को के किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया है तो उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये इंग्लिश में नाम याद कर लेना इसको, नेवल हाइड्रोग्राफर ऑफ चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर, यानी मुख्य नौ जल राशि सर्वेक्षक से परामर्श करना होगा। और जो वहाँ के जो मछुआरे हैं उनके किसी भी मतलब उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो मुख्य जल राशि सर्वेक्षक है, ये इनमें ध्यान में रखते हुए तय करेगा सीमाएं राज्य क्षेत्रीय सागर खंड की। ठीक है, एक इसका तीसरा पॉइंट पढ़ना है। दूसरा भी ये है कि अगर किसी राज्य क्षेत्रीय सागर खंड को अभ्यारण्य घोषित कर दिया तो उस सागर खंड या उस जो जल का मार्ग है उससे जो आने वाले जलयान है या नौका है उसको किसी प्रकार बाधित नहीं किया जाए, रोका नहीं जाएगा। और अगर अभ्यारण्य की सीमाओं में कोई चेंज करना है राज्य सरकार को तो आवाज कट रही है मैडम, आवाज कट रही है, तो उसे अभ्यारण्य जो आरक्षित वन या राज्य क्षेत्रीय सागर खंड में से किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य 26A में घोषित किया और उसकी सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन करना है राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश के अलावा नहीं कर सकती। यानी पहले उसे राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश चाहिए, राय चाहिए, कोई भी परिवर्तन करना है तो राज्य सरकार को उसकी सलाह से ही राज्य सरकार अभ्यारण्य के क्षेत्र में सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अब आ रहा है 27। सेक्शन 27 ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अभ्यारण्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यारण्य घोषित कर दिया अगर किसी क्षेत्र को, तो वहां पर आम व्यक्ति जो आम लोग हैं वो आ जाने, प्रवेश के कोई भी कभी भी चला जाए, अब ऐसे प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाएगी, प्रवेश पे रोक लगा दी जाएगी। तो इसका सेक्शन 27 है। 27 कह रहा है कि अभ्यारण्य में प्रवेश से निषेध कि कार्यरत लोक सेवक के अलावा कोई भी व्यक्ति, सीधी सी लैंग्वेज पढ़नी है अपने को, कि अगर कोई व्यक्ति है जो लोक सेवक के रूप में वहां पे कार्य करता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो मुख्य वन्य जीव है सीमाओं में प्रवेश करने से भी, कि अगर CWLW ने या कोई ऑथराइज्ड अधिकारी है, CWLW या ऑथराइज्ड अधिकारी ने किसी को निवास करने की अनुमति दे दी है तो वो वहां रहेगा, उसके अलावा कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। समझ आया कि एक तो लोक अधिकारी तो वहां जा ही सकता है, प्रवेश कर सकता है। दूसरा पॉइंट इसी में कि अगर CWLW मुख्य वन्य जीव संरक्षक ने या ऑथराइज्ड अधिकारी ने अगर किसी व्यक्ति को वहां पर निवास करने के लिए अनुज्ञात किया हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है,
तो उसके अलावा कोई व्यक्ति उस स्थान में प्रवेश नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट इसी में कि उस जो अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया हुआ है उसमें उसकी सीमाओं के भीतर कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति रखता है, प्रॉपर्टी है, कहां पर रखी है प्रॉपर्टी उसने, अधिकारों का अर्जन, अधिकारों का अर्जन, हाँ अधिकारों का अर्जन कहां पे हुआ था? 24 में। 24 का जो तीसरा पॉइंट, ये दूसरे पॉइंट का तीसरा पॉइंट ये था। पहले में तो क्या है, वो भूमि अपवर्जित कर दी, दूसरे में उसने पट्टीकर ले लिया, तीसरे में उसको वहां रहने की अनुमति दे दी जाती है, उस क्षेत्र में रहने की अनुमति, रखने की अनुमति दे दी जाती है। तो वो यहाँ पर है कि अगर पहले में तो कोई निवास करने के लिए लाइसेंस दे दिया तो वो वहां रहेगा, दूसरा कोई उन सीमाओं के भीतर अपनी स्थावर संपत्ति रखता है तो वो वहां पर रहेगा। तीसरा कि लोक मार्ग के अलावा कोई अभ्यारण्य से होके रास्ता ही जा रहा है, मान लो उसका भूमि अंदर है या उस साइड है, दूसरी साइड है, तो वो लोक मार्ग के अलावा अगर अभ्यारण्य से होकर रोज रास्ता जा रहा है और उसके लिए क्या उसको लाइसेंस दिया हुआ है, से भिन्न व्यक्ति कोई प्रवेश नहीं करेगा। और इन्हीं तीनों के जो आश्रित है, निवास कर रहे हैं या जिनकी स्थावर संपत्ति है या जो लोग अभ्यारण्य से होकर जाके रास्ता है होकर जाते हैं, इन तीनों व्यक्तियों के आश्रितों को भी अभ्यारण्य में प्रवेश करने की अनुमति है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अभ्यारण्य में प्रवेश नहीं करेगा, नहीं निवास करेगा। समझ आया क्या कहा? कि एक तो लोक सेवक तो प्रवेश कर सकता है, इसके अलावा CWLW या ऑथराइज्ड प्राधिकारी ने क्या कर रखा है, निवास करने की अनुमति दे दी या स्थावर संपत्ति रख रहा है वो सेक्शन 24 के तहत, या जो अभ्यारण्य से होके उस रास्ते से जाता है, इन तीन व्यक्तियों या इनके आश्रितों को अभ्यारण्य में प्रवेश करने की अनुमति है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अभ्यारण्य के जो क्षेत्र है, उसकी जो सीमाएं, उसमें प्रवेश नहीं करेगा, न ही निवास करेगा। अब इसका सेकंड पॉइंट, सेक्शन 27 का सेकंड, कि जो वहां पे निवास कर रहा है अभ्यारण्य के क्षेत्र में, तो उसकी क्या क्या ड्यूटी क्या क्या हो जाती है, एक एक पॉइंट याद करना है। पहला कि वो अपराध को निवारित करने की सारी काम करेगा। अगर अभ्यारण्य के क्षेत्र में कोई अपराध हो रहा है तो वो अभ्यारण्य अपराध को निवारित करने की सारे काम करेगा। सेकंड, वो ये कह रहा है कि उसे पता चलता है कि कोई अपराध कर रहा है या उसको अपराधी को गिरफ्तार करवाने या अपराधी का पता लगाने की काम करेगा। उसे पता है कि कोई व्यक्ति शिकार करके गया है इलीगली, तो वो उसको अरेस्ट करने, उसको गिरफ्तार करवाने का काम करेगा। थर्ड, कि अगर किसी वन्य प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो वो रिपोर्ट करेगा मृत्यु की और उसके अवशेषों को सुरक्षित रखेगा जब तक कि कोई ऑथराइज्ड अधिकारी नहीं आ जाता वहां तक। सबसे पहले अपराधों को निवारित करेगा, दूसरा अपराधी को पकड़ाएगा, गिरफ्तार करने में मदद करेगा, तीसरी अगर किसी वन्य प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो वो उसके अवशेषों को जब तक सुरक्षित रखेगा जब तक कि सक्षम अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी नहीं आ जाता। चौथा पॉइंट, अगर वहां आग लग जाती है तो आग बुझाने में काम करेगा। पांचवा कि अगर वन अधिकारी या CWLW या वन्य जीव संरक्षक, तीन व्यक्ति है, वन अधिकारी, CWLW मुख्य वन्य जीव संरक्षक या वन्य जीव संरक्षक वहां पर, या कोई पुलिस अधिकारी, चार व्यक्ति आ गए, चार व्यक्ति आ गए। अगर वहां पर अपराध को रोकने के लिए कोई काम कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो निवास करने वाले व्यक्ति से सलाह, हेल्प मांग ले, तो निवास करने वाले व्यक्ति को की ड्यूटी है कि वो उनकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। ठीक है। फिर आ रहा है तीसरा पॉइंट, दूसरा सेक्शन 27 का सब क्लोज 2, तो उसकी ड्यूटी बताइए, पांच ड्यूटी बता दी कि क्या क्या करने हैं निवास करने वाले व्यक्ति। तीसरा पॉइंट, सेक्शन 27 का तीसरा पॉइंट ये कह रहा है
कि कोई भी अभयारण्य में जो व्यक्ति निवास कर रहा है वो उसकी सीमाओं में कोई भी फेरफार नहीं करेगा। उसकी सीमाओं में अगर वो संशोधन करता है तो वो आईपीसी के तहत अपराध करता है। निवास कर रहा है तो वो अभयारण्य की सीमा चिन्हों वाला आईपीसी में है ना, तो कोई भी सीमा चिन्हों को फेरफार नहीं करेगा। अगर वो सीमा चिन्हों में फेरफार करता है तो वो आईपीसी के तहत अपराध करता है। चौथा पॉइंट ये कह रहा है 27 सेक्शन 27 का 4th सब क्लोज ये कह रहा है कि अगर वो निवास कर रहा है अभयारण्य के क्षेत्र में अनुमति लेके तो वो किसी भी वन्य प्राणी को तंग नहीं करेगा, उसको उत्पादित नहीं करेगा, या जो अभयारण्य की जो भूमि है उसको अव्यवस्थित नहीं करेगा। ये इसकी ड्यूटी बता दी मतलब, ठीक है। तो ये अब आ रहा है कि उसको प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी ना सेक्शन 27 में। सेक्शन 28 कह रहा है कि उसको अभयारण्य के क्षेत्र में प्रवेश करने की भी अनुमति दी जा सकती है या उसको निवास करने की अनुमति दी जा सकती। किस किस व्यक्ति को किस प्रयोजन के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है। 27 में सीधा सीधा कहा कि नहीं दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। ये निवास कर रहा है जो स्थावर है या जिसकी आने जाने का रास्ता, अगर कोई थर्ड पर्सन आके कहता है जो वहां का उस एरिया का है ही नहीं, ना उसकी कोई भूमि है उस स्थान में अभयारण्य के क्षेत्र में, कोई भी व्यक्ति आके कहता है कि मुझे उस अभयारण्य के क्षेत्र में जाना है तो उसे लाइसेंस लेना होगा। किससे लेना होगा? CWLW से आवेदन करना होगा कि उसे अभयारण्य के क्षेत्र में प्रवेश करना है या वहां पर निवास करना। तो वो लाइसेंस कब देगा? CWLW किसी भी व्यक्ति को अभयारण्य के क्षेत्र में प्रवेश करने का या वहां निवास करने का लाइसेंस कब देगा? प्रयोजन बताए हैं कि वन जीव के अन्वेषण या अध्ययन करने के लिए, या उसका वन्य जीव का अन्वेषण करना है या कोई इन्वेस्टिगेशन करना है। तो किसके लिए? या तो फोटोग्राफी, पहला तो अनुसंधान करना है, उसको क्या करना है? वन्य जीव के अन्वेषण या अध्ययन मतलब रिसर्च करना है उसको। दूसरा फोटो चित्रण, फोटोग्राफी बनानी है उनका, फोटो वाइल्ड लाइफ वाले जो फोटोग्राफी के लिए। तीसरा है वैज्ञानिक शोध करना। चौथा आता है पर्यटन के लिए, घूमने घामने के लिए भी एंटर किया जा सकता है, लाइसेंस दे सकता है CWLW। या अभयारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति को विधि पूर्वक काम के साथ विधिपूर्ण कारोबार कर रहा है। मान लो जो वहां पर निवास कर रहा है, कहाँ पर निवास कर रहा है? 27 में, सेक्शन 27 में बताया मैंने कि कोई अन्य व्यक्ति नहीं, लेकिन वहां पर कोई उस क्षेत्र में निवास कर रहा है पहले, तो वो तो वहां पे निवास करेगा। लेकिन अगर उसका कोई पार्टनर है, उसका कोई भागीदार है, कोई विधिपूर्ण काम में अगर उसका पार्टनर है, भागीदार है किसी बिजनेस में, तो वो व्यक्ति अपने पार्टनर से मिलने अभयारण्य के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए। सबसे पहले क्या है? वन्य जीव संरक्षण के लिए या उन पर अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। सेकंड आता है एजुकेशन, फोटोग्राफी के लिए। थर्ड आ रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। फोर्थ आ रहा है पर्यटन के लिए। और फिफ्थ आ रहा है अगर निवास करने वाले व्यक्ति के साथ में कोई विधि पूर्वक काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कारोबार कर रहा है, पार्टनर है मतलब, तो वो भी एंटर कर सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अभयारण्य के क्षेत्र में प्रवेश करने के जो लाइसेंस मिलेगा, CWLW देगा, वो विहित फीस के भुगतान करने पर ही दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा। वो फीस का भुगतान करेगा तभी उसको लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर 29 क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा ना? आवाज आ रही है क्या? हाँ मैडम, चलने दो मैडम, चलने दो। सेक्शन 29 क्या कह रहा है कि अब मान लो किसी ने लाइसेंस लिया नहीं प्रवेश करने का, और बिना लाइसेंस के ही वो प्रवेश कर जाता है और वहां पर विनाश कर देता है। सिर्फ हेडिंग याद करनी है कि कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्य जीव संरक्षक CWLW की अनुमति के बिना
उस क्षेत्र में अब जो अभ्यारण्य, जिस क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया है उसमें प्रवेश नहीं करेगा, विनाश नहीं करेगा, या वहां से वन्य जीव या जो भी वन्य जीव को हटाएगा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, विनाश नहीं करेगा। सेक्शन 27 हेडिंग याद करनी है कि लाइसेंस के बिना, लाइसेंस होगा तो उसको कुछ वन्य जीवों को वहां से शिकार करने, जो भी करने की अनुमति होगी, लेकिन वो लाइसेंस के बिना विनाश नहीं करेगा, यानी किसी भी वन्य जीव को क्या नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा, वो राज्य सरकार के विनाश नहीं करेगा, हटाएगा नहीं, जल प्रवाह में परिवर्तन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, विनाश नहीं। सेक्शन 29 विनाश नहीं करेगा। 30 आग नहीं लगाएगा। कोई भी व्यक्ति जो वहां पर रह रहा है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आग लग जाए। अभ्यारण्य में रहने वाले जो प्राणी हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाए, न ही कोई ऐसी आग प्रज्वलित करेगा, न ही करवाएगा। ठीक है, ना तो खुद करेगा ना करवाएगा, और लगी हुई आग है तो उसे जलते हुए भी नहीं छोड़ेगा, यानी उसको बुझाने की भी उसकी ड्यूटी है। तो 29 क्या है, विनाश नहीं करेगा लाइसेंस के बिना। 30 आग नहीं लगाएगा। 31 आयुध नहीं ले जाएगा, हथियार वगैरह आयुध नहीं ले जाएगा, लेकिन CWLW या कोई ऑथराइज अधिकारी है कि पूर्व अनुमति से वो क्या है वहां पर हथियार या आयुध ले जा सकता है। बिना अनुमति के वो कुछ भी आयुध वगैरह नहीं लेके जाएगा, वो अपराध कर देता है। तो शिकार करने की अनुमति कहाँ पे दी जा रही थी? वो तो वहाँ 3 में, चैप्टर 3 में दी जा रही थी ना। सेक्शन है रुको 11 और 12 सेक्शन 11 और 12, यानी आयुध वहां पे लेके जा सकता है ना वो। तो यहाँ पर इसे लिखा है 31 में कि वो CWLW या ऑथराइज अधिकारी है, उसकी अनुमति के बिना कोई भी आयुध नहीं लेके जाएगा। तो 29 में विनाश नहीं करेगा, 30 में आग नहीं लगाएगा, 31 में आयुध नहीं ले जाएगा, 32 में कोई विस्फोटक सामग्री है, मतलब क्षतिकारक पदार्थ, जो विस्फोटक सामग्री या जो रसायन है या जो केमिकल्स होते हैं वो नहीं ले जाएगा, जिससे कि वन्य जीवों या प्राणियों को खतरा हो। ठीक है, तो 29 विनाश नहीं करेगा, 30 आग नहीं लगाएगा, 31 आयुध नहीं लेके जाएगा, और 32 में है रासायनिक या विस्फोटक पदार्थ, क्षतिकारक पदार्थ नहीं लेके जाएगा। 33 अभ्यारण्यों का नियंत्रण किस पे होता है, जो नियंत्रण कौन रखता है? मुख्य वन्य जीव संरक्षक ऐसा अधिकारी होगा जो सभी अभ्यारण्यों पे CWLW नियंत्रण रखेगा। तो CWLW पे नियंत्रण कौन रखता है, ये किसके अधीनस्थ होते हैं? राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, नहीं निर्देशक के मैडम, निर्देशक के, सेक्शन 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अभ्यारण्य हैं उन पे जो नियंत्रण है वो कौन रखेगा? CWLW रखे, वो इसके लिए नियम बनाएगा, प्रबंध करेगा। अभ्यारण्य में कितनी सड़कें बनानी है, कितने भवन बनाने हैं, कौन सी बाड़ लगानी है, कौन सा पुल लगाना है, कौन सा जलवाला बनाना है, कुछ भी, जो भी रेल फाटक बनानी, मतलब जो भी काम करना है वो CWLW करेगा। लेकिन परंतु दे दिया, ठीक है, अगर CWLW कोई भी अभ्यारण्य क्षेत्र है उसके भीतर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कोई पर्यटन लॉज, होटल, चिड़ियाघर या सफारी उपवनों का सनिर्माण राष्ट्रीय बोर्ड की अनुमति के बिना नहीं करवाएगा। वो सड़कें पुल बना सकता है, लेकिन जो वाणिज्य कॉमर्शियल प्रयोग के लिए लॉज, हॉस्टल जो भी बनाना है वो राष्ट्रीय बोर्ड की अनुमति लेके ही करवाएगा, ऐसे नहीं कराएगा। तो एक मैं कह रही हूं, अगर अभ्यारण्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो राज्य सरकार किसकी परमिशन लेगी? अभी बताया राष्ट्रीय, क्या पूछ रहे हैं? राज्य सरकार अगर अभ्यारण्य की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहती है, क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहती है, तो उससे राष्ट्रीय बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। 26A में
हाँ मैडम। राज्य क्षेत्रीय सागर खंड है, उसको अभ्यारण्य घोषित कर दिया किसी क्षेत्र को, तो राज्य सरकार अगर उसमें संशोधन करना चाहती है सीमाओं में, तो राष्ट्रीय बोर्ड की परमिशन लेकर ही उसको अभ्यारण्य, केंद्रीय सरकार की नहीं, राष्ट्रीय बोर्ड केंद्रीय सर, सेक्शन 26A का मैडम थर्ड केंद्रीय पॉइंट, सरकार है। थर्ड पॉइंट बोल रही हूँ मैं, 26A का थर्ड पॉइंट, सेक्शन 26A का थर्ड पॉइंट, कि किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया, ठीक है। उसकी सीमाओं अगर में वो सागरीय उनमें कोई परिवर्तन करना चाहती है हाँ, तो केंद्र तो सरकार की, लेकिन वरना सीमाओं में, अभ्यारण्य की सीमाओं में परिवर्तन हाँ, करना चाहती तो हाँ। उसे राज्य सरकार को राष्ट्रीय बोर्ड की परामर्श लेना होगा। और ऐसे ही अगर वो अभ्यारण्य के क्षेत्र में कोई कॉमर्शियल चीज बनाना चाह रही है, चाहे होटल लॉज जो भी है बनाना चाह रहा है, तो वहां पे उसे राष्ट्रीय बोर्ड की परमिशन, सलाह, पूर्व अनुमति लेकर ही वो बना सकती है। ठीक है, यहाँ पर कौन बना रहा है होटल वगैरह? CWLW बनवाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट, प्रबंधन और नियंत्रण किसका है? CWLW का है, सेक्शन 33 में। ठीक है, 33A ये सारे काम करेगा कि उन जानवर जो भी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनकी प्राणियों की सुरक्षा के लिए, उनके परिरक्षण के लिए काम करेगा। अगर उनको कोई संक्रमण हो रहा है तो संक्रमण से मुक्त कराने का काम 33A में बताया है कि पशुधन को असंक्रमित रखना। उसे लगता है कि CWLW या को अभ्यारण्य है, या अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर 5 किलोमीटर के भीतर अगर पशुधन को संचारी रोग हो रहा है, संक्रामक रोग हो रहा है, फैलने की आशंका है, तो वो वहां पर उस संक्रामक रोग से मुक्त कराने का प्रयत्न करेगा। कौन करेगा? CWLW अभ्यारण्य या अभ्यारण्य की सीमाओं से 5 किलोमीटर के भीतर, ये याद रखना है, 5 किलोमीटर भीतर। एक तो अभ्यारण्य के अंदर वाले, एक अभ्यारण्य की सीमाओं से 5 किलोमीटर तक के भीतर के अगर कोई। आवाज आ रही है क्या मैडम? कट कट के आ रही है मेरे पास तो। अच्छा, नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, इसमें ये 33A कह रहा है सेक्शन कि मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैडम हमारे यहाँ तो आ रही है, आपकी नेट में तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आ रही है आवाज? आ रही है मैडम, आ रही है मैम, मुझे तो आ रही है। 33A ही पढ़ेंगे आज अपन। 33A क्या कह रहा है कि CWLW को लगता है कि अभ्यारण्य या अभ्यारण्य की सीमाओं से 5 किलोमीटर के भीतर कोई पशुधन है जो असंक्रमित किया जाना चाहिए, यानी संक्रामक रोग फैलने की आशंका है, तो CWLW अभ्यारण्य को और उसकी सीमाओं से 5 किलोमीटर तक पशुधन को असंक्रमित कराएगा। इसके लिए वो क्या कह सकता है कि कोई भी पशु ना तो यहाँ से ले जाया जाए, ना ही यहाँ चराने दिया जाए, मतलब वो क्षेत्र असंक्रमित दवा छिड़काएगा और किसी भी पशु को वहां पर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, 33A से कल पढ़ेंगे अपन।